गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स के ऊपर है। 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन फ्यूचर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके अंदर ये पता लगेगा कैसे आप अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं, कैसे आपको टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट के प्रति आपको कैसे एक सही नागरिक बनना है, कैसे आप टैक्स को बचा सकते हैं, कैसे पे करना है, ये बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जो मेरे पास बुक है 2021 की है। अब जो है 21-22 के अप्लाई होगी, कुछ एक प्रोविजन जो चेंज होंगे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। सो इसके अंदर जो है चैप्टर बहुत सारे हैं, परंतु जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेके हमारे 14 चैप्टर तक है। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ ए लॉसेस, यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स को। अभी मैंने कंपनी लॉ के ऊपर अपना सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। अभी फ़िलहाल एक चैप्टर उसका मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला है अपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे। उसी के साथ साथ मैं इनकम टैक्स का सिलेबस भी स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चों की प्रेफरेंस है इनकम टैक्स और कंपनी लॉ के रिगार्डिंग आई थी। सो 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कंपनी लॉ है और 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इनकम टैक्स का सिलेबस करवाने वाले मैं। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे वैसे इसके टोटल 33 चैप्टर्स हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे टाइम टू टाइम। सबसे पहले आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स इंट्रोडक्शंस एंड द इम्पोर्टेंस एंड डेफिनेशन। ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक आपको इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसके साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स है जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको उन चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, उन चीज़ों को क्या है अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 मेजर कंपोनेंट हैं गवर्नमेंट के जो क्या है, एक तो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक उनसे इनकम आती है। तो ये 2 कंपोनेंट है कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है और पब्लिक रिवेन्यू होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो जब गवर्नमेंट अपना रिजर्व का पैसा, अपने जो रिवेन्यू का जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर देती है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, पब्लिक के भले के लिए। जब वो गवर्नमेंट अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करती है उसे बोलते हैं हम पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। दोज एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि पे किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन जनरल पब्लिक के ऊपर, इज इंक्लूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसे इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसे क्या कहा जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। जैसे कि अब आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या कहाँ खर्चा करती है हमारे ऊपर। सबसे पहले है कि हेल्थ सेक्टर, जो हॉस्पिटल बनवाती है, सरकारी हॉस्पिटल बनते हैं वहाँ होता है। एजुकेशन सेक्टर, जो सरकारी स्कूल बनते हैं वो भी गवर्नमेंट का होते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो सरकारी इंडस्ट्री होती है वो भी हमारी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे कि आपको रेलवे की सर्विस दी जाती है, रोडवे की सर्विस दी जाती है, बस की सर्विस दी जाती है, वाटर की सर्विस दी जाती है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस दी जाती है। मैंने यहाँ पे केवल 2 लिखी हुई है, मैंने इतनी दी है, तो आप इन सभी को नोट कर लेना। ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जो कि आपके आसपास के वातावरण को अच्छा शो करना, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन इन रिवेन्यू की अगर बात की जाए तो ऐसा रिवेन्यू होता है जो कि गवर्नमेंट, यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर क्या आता है, पब्लिक, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा किसके ऊपर अप्लाई की जा रहा है, हमारे जनरल पब्लिक से। और रिवेन्यू वो होगा जो इनकम जो हम गवर्नमेंट कहाँ से रिसीव कर रही है, हमारी जनरल पब्लिक से। जस्ट अपोजिट, whose revenue which is received by the government from public is including the government revenue is called the government revenue, पब्लिक रिवेन्यू। ऐसे रिवेन्यू जो कि गवर्नमेंट क्या है, किससे रिसीव करती है, हमारी जनरल पब्लिक से रिसीव करती है, उसे बोलते हैं हम पब्लिक रिवेन्यू। अब ये बात देखिए, टैक्स तो है ही है जो गवर्नमेंट हमसे रिसीव करती है, उसके अलावा आपके माइंड में कुछ आ रहा है? आई होप कुछ नहीं आता मिलेगा, क्योंकि जो टैक्स ही आपको यही सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये जो है ये भी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, रिवेन्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्रॉफिट होना कहाँ पर, हमारी पब्लिक का अंदर, मैंने कंपनी के अंदर बताया हुआ था, कंपनी लॉ के अंदर जो पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है वो पब्लिक होती है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो ऐसे एंटरप्राइजेशन, ऐसा बिजनेस जहाँ क्या है, गवर्नमेंट है, जैसे कि LIC इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जब भी LIC के अंदर तो क्या होता है, हमें
प्रीमियम फिल करके हमें वहाँ देना पड़ता है। पर इंश्योरेंस वाले सेक्टर के अंदर मान लो कि मैंने कार का इंश्योरेंस करवाया है, मैंने कार का इंश्योरेंस करवाया है, 10 लाख रुपए लग गए मेरे, ठीक है। बट कार के इंश्योरेंस में क्या कैसा इंश्योरेंस है ये कि जब तक हानि नहीं होगी, जब तक नुकसान नहीं होगा, तब तक क्या है आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। मान लो कि इसका नुकसान ही नहीं हुआ 2021-22 के सेशन में, इस तरह का इंश्योरेंस था इसका, 2021 से लेकर 22 तक चलने वाला है, बट उसका नुकसान नहीं हुआ, तो ये 10 के 10 लाख कंपनी के पास ही रह गई, इंश्योरेंस कंपनी के पास रह गए जिसने इंश्योरेंस किया था। तो ये जो 10 लाख है एक पब्लिक गवर्नमेंट का क्या होगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, इससे क्या है वो उस पर्सन को वापिस नहीं देगी जिसका ये इंश्योरेंस की अमाउंट थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीस, जो गवर्नमेंट हमसे फीस रिसीव करती है, एजुकेशन फीस। यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम सेक्टर तो बना दिया, पर उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत तो चार्जेस लेगी ना, वो जैसा भी चार्जेस लेती है वो भी उसके रिवेन्यू के लिए ही माना जाता है। फाइन एंड पेनल्टी, जब कोई भी लोग फाइन गलत काम कर देते हैं और उसके ऊपर उसे फाइन भरना पड़ता है, वो फाइन कैसा भी हो सकता है, ट्रैफिक रूल के अंदर भी हो सकता है, जो हमारे कंपनीज के अंदर जो रूल रेगुलेशन बनते हैं तब उनका फॉलो नहीं करते तब भी उसके हाई पेनल्टी लगती है, ठीक है। उन्हें जेल के भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फाइन और पेनल्टी भी क्या है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को ही जनरेट किया जाएगा। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स का मतलब है जैसे कि अब हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाहर विदेशों के अंदर यात्रा करते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो उन्हें क्या करते हैं कि एज ए गिफ्ट देते हैं, वो भी क्या है गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जो उसको गिफ्ट मिला है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट मिला है वो अपने खुद के घर में रख लेंगे, नहीं, वो देश की सेवा के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्या होगा वो हमारे पब्लिक रिवेन्यू के अंदर ही जनरेट किए जाएंगे। हुज गिफ्ट विच इज रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इन हिज कंट्री थ्रू मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। वो ऐसे गिफ्ट जो कि फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू हमें रिसीव होते हैं उसे बोला गया है। प्रॉफिट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से तो प्रॉफिट होना ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा भारत जो देश है प्राकृतिक औषधों से के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे ज़्यादा मिलते हैं, जो औषधि होती है उनसे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। असिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है, जब भी किसी एरिया के अंदर बाढ़ आ जाती है, जब भी किसी एरिया के अंदर तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, तो क्या है बहुत से लोग क्या करते हैं अपना पैसे को डोनेट करते हैं, उसे बोला गया है। लास्ट हम बात करने वाले हैं टैक्स, ये सभी डिस्कस हो गया। अब टैक्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यही हमारा मेन पॉइंट है कि दो मेजर कंपोनेंट कौन थे, ये है हमारे जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट का क्या है हमारा एक्सपेंडिचर होता है और क्या है पब्लिक रिवेन्यू होता है। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं टैक्स के ऊपर। सबसे पहली बात, टैक्स क्या होते हैं। देखिए, टैक्स एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा अमाउंट कह सकते हैं जो कि लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, सरकार को पे करना पड़ता है अपनी इनकम में से, जितना वो कमाते हैं उसमें से कुछ एक पार्ट हमें सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। और वो जो पैसा दिया हुआ है, हमने मान लो कि 10,000 रुपये हमने टैक्स पे किया है, वो भी किस यूज़ में आएगा, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, अच्छे कामों के लिए उस पैसे का यूज़ किया जाएगा जो हम सरकार को दे रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ टैक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्स क्या है, एक डेफिनेशन ही है, मैंने इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। टैक्स क्या है, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के अंदर, 135 करोड़ जो जनसंख्या है हमारी, उन सभी का जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपनी इनकम का कुछ एक पार्ट जो टैक्स के फॉर्म में बनता है वो क्या करे, उसे पे ऑफ करे। नेक्स्ट है पेड टू गवर्नमेंट, और ये किसको देना है हमें, ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। चाहे वो गवर्नमेंट कौन सी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसे पे करना पड़ता है पब्लिक को, ठीक है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके लिए यूज होने वाला है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए, एंड द वेलफेयर ऑफ अ पब्लिक की वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जो हमने अभी यहाँ बात की कि पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक के पास जो गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू होगा तभी तो वो क्या है एक्सपेंडिचर कर पाएगी हमारे ऊपर, हमारी वेलफेयर के लिए कर पाएगी। अगर रिवेन्यू ही नहीं होगा तो क्या वो वेलफेयर कर पाएंगे, नहीं ना। तो पैसा होगा तभी हम खर्च कर पाएंगे, ठीक है। और ये कलेक्ट किसे किया जाता है, जनरल पब्लिक से किया जाता है, इंस्टीट्यूशन से किया जाता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब जितने भी हमारे, मान लो कि जैसे मेरा सेंटर है,
कोचिंग सेंटर मैंने खोल रखा है, उसके ऊपर भी मुझे क्या है टैक्स पे ऑफ करना पड़ता है। तो क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूशंस को, हर कंपनी को, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, हर कोई भी पर्सन नहीं ऐसा नहीं है जिसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है इनकम अर्न करता है। सो यहाँ क्या हुआ है, टैक्स एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हो फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है, और ये कलेक्ट किया जाता है जनरल पब्लिक एंड द इंस्टीट्यूशन से। क्लियर हो गया पॉइंट, टैक्स का मतलब क्या है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ए टैक्स। टैक्स के कितने टाइप हैं, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स जो कि पर्सन जो है सीधा किसको पे करता है, हमारी गवर्नमेंट को पे करता है, हमारी सरकार को पे करते हैं। उसके अंदर बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी पर्सन नहीं आता, मिडिल मैन, ब्रोकर जिसे हम बोल देते हैं, वो नहीं आता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दोज टैक्स विच इज पेड बाय द मेन एसएससी या फिर पर्सन। एसएससी का मीनिंग आगे डिस्कस करना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऐसा पर्सन जो कि सीधा पे करता है, कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, नो थर्ड पार्टी इंक्लूड इन इट। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा इनकम टैक्स एंड द वेल्थ टैक्स। ये दोनों टैक्स ऐसे हैं जो हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और एसएससी का मतलब आगे डिस्कस करना है मेरे को, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जिसके अंदर क्या है, एक बीच में मीडियोकर, बीच में एक मिडिल मैन आता है, ब्रोकर आता है, जो कि एज ए थर्ड पार्टी ट्रीट किया जाता है, वो इंक्लूड होता है एसएससी और गवर्नमेंट के बीच में। मीन्स कि जिसको टैक्स पे करना है और जिसको रिसीव करना है, उनके बीच में क्या है एक पर्सन आएगा, उसे हम उस टैक्स को क्या बोलेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। और जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं एग्जांपल के तौर पे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती है, वो टैक्सेस लगते हैं जो जब क्या है हम अपने सामान को किसी विदेश से लाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, तब ये क्या है कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी तब लगती है जब हम क्या है सामान को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्मली जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। ये भी क्या है हम पब्लिक से ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स, अभी हमने टैक्स का डिस्कस किया था, टैक्स क्या होते हैं। अब इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने आपको यहाँ बताया इनकम डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स इंक्लूड होते हैं। तो इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमने पहले टैक्स के बारे में बताया, टैक्स की टाइप बताई, फिर यहाँ पे इनकम टैक्स आया, तो पूरा डीपली स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर को हम। तो इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से, हु इज एन एसएससी, पब्लिक कौन है, जो कि एसएससी होगी, एंड हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो टोटल इनकम है पिछले साल की ज़्यादा होगी, एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट, जो छूट दी जाती है उस लिमिट से ज़्यादा होगी। इट इज़ चार्ज एज पर द रेट गिवन इन द फाइनेंशियल एक्ट, और जो रेट होगी चार्ज की वो हमारे फाइनेंशियल एक्ट के अंदर शो की गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या कह गए हैं। अब जितना भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, टोटल इनकम चार्ज बाय द एवरी पर्सन, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स का तो मतलब समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऐसा टैक्स जो कि है क्या है पब्लिक से सीधा गवर्नमेंट रिसीव करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पता ही होता है कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार होती है जो कि इस टैक्स को रिसीव करती है। अब बात करते हैं एसएससी कौन होते हैं। मीनिंग ऑफ एसएससी, दोज पर्सन हु एक्चुअली पे द डायरेक्ट टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट पर्सन इज नोन एज अ एसएससी, ठीक है। राम, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, राम एक पर्सन है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन जिसे क्या है गवर्नमेंट को क्या करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। तो जिस पर्सन को टैक्स पे करना होता है उसे बोलते हैं हम एसएससी। जिसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स को पे करने के लिए उसे बोला जाता है एसएससी। द पर्सन हु एक्चुअली पे द डायरेक्ट टैक्स, ऐसा पर्सन जिसे एक्चुअली में डायरेक्ट टैक्स को पे करना है उसे बोला गया है। और गवर्नमेंट को हम अगर इसे एसएससी बोलते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, जिसको टैक्स रिसीव हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट था हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम होती है सारा का जोड़ और माइनस करके जितनी भी हमें छूट मिलती है,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ कि आपने क्या है फीस पे करनी है। जैसे आप कोई अमेज़ोन पे सामान खरीदते हैं, 10,000 का आपने सामान खरीदा, तो आपको जो कैशबैक मिलता है, ठीक है, एजम्पशंस मिलती है वो। अगर आप क्या है ICIC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। SBI का कार्ड यूज़ करोगे तो आपको 3% मिलेगा। समथिंग ऐसे कुछ ऑफर्स होते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे इनकम टैक्स के अंदर भी एग्जम्पशंस होती है, डिडक्शंस होती है, मतलब छूट होती है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U। ये हमारा 6 सेमेस्टर के अंदर है। इसको अभी इतना बस समझ लिया कि 80C से लेके 80U तक की हमें छूट मिलती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे छठे सेमेस्टर में, ठीक है। तो टोटल इनकम में से जब ग्रोस टोटल इनकम में से हम जब ये छूट माफ़ कर देते हैं, छूट लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, हमारी टोटल इनकम आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं मान लूँ कि इसके ऊपर मुझे 10,000 के ऊपर मुझे 5% का या फिर 10% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे 10,000 का मिल रहा है, तो मेरा 1,000 रुपये लेस हो जाएगा और 9,000 रुपये मेरे पास का सामान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या थी, ये इसकी ग्रोस टोटल इनकम थी। दैट मीन्स ग्रोस अमाउंट था, इसमें से डिडक्शन लेस कर दी, मतलब कि जितना आपको छूट मिल रही थी वो लेस कर दी, और उसके बाद जो पैसा बच गया, तो आप ये कहेंगे ना कि मेरा 9,000 का सामान है, ये तो नहीं कहेंगे कि 10,000 का है। डिडक्शन लेस होने के बाद बोलेंगे। तो इसी तरह से इनकम के अंदर होता है, जब हम ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस कर देते हैं तो टोटल इनकम आ जाती है, ठीक है। तो ग्रोस टोटल इनकम के अंदर हमारे पास 5 हेड्स के 5 हेड हैं। सैलरी सबसे पहला है, सैलरी हेड। जब कोई व्यक्ति अपनी सैलरी रिसीव करके कलेक्ट करेगा, उसे हम सैलरी हेड के अंदर डालेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी एक अलग चैप्टर है, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे इसको पूरा डीपली। बट आप इतना समझ ले कि जिस भी पर्सन को सैलरी रिसीव होती है, जब कोई पर्सन किसी के अंडर रह के कोई काम करता है और उसके बदले वो क्या है रेमुनरेशन रिसीव करता है, उसे बोलते हैं सैलरी। और सैलरी हेड के अंदर सैलरी रिसीव होगी, शो करेंगे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड का मतलब होता है जब कोई किसी पर्सन के पास मान लो कि बहुत सारी ज़मीन है, उस ज़मीन को उसने क्या किया है, रेंट पे दे रखा है, ठेके पे दे रखा है, जैसा भी बोलते हैं हम, ठीक है। और उस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम, मान लो कि हमने घर रेंट पे दिया था और उससे हमारा क्या है 10,000 रुपये हमारा इनकम रेंट आ रहा है, तो इस रेंट को क्या है हम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर शो करेंगे, ना कि हम सैलरी हेड के अंदर, ठीक है। अलग अलग इनकम अलग अलग हेड में शो होगी, जैसे भी नीचे रहेगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन से, अब यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशंस की बात की जाए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर बात की जाए तो जैसे कि CA, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे जो क्या जो भी मतलब व्यक्ति अपने खुद का काम करता है, या उसके अंदर शॉपकीपर भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम नहीं करता, तो उसका खुद का बिजनेस हो गया, ठीक है। सैलरी उसे मिलेगी जो किसी व्यक्ति किसी के अंडर रह के काम करता है, उसे बोलते हैं सैलरी। जो उसे पैसा मिलता है उसे बोलते हैं सैलरी। और जो व्यक्ति खुद अपना बिजनेस चलाता है, खुद पैसे कमाता है, उसके अंदर वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करता, तो उसे वो जो इनकम आएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी, ठीक है। और फोर्थ इज अ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब है आपके पास मान लो कि मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, आज उसकी वैल्यू है 10 करोड़, ठीक है। मुझे ये पता है कि आगे इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आज मैंने इसको परचेज कर लिया है 10 करोड़ के अंदर, 2021-22 की बात कर रही हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर 2022-23, ठीक है, उसकी वैल्यू जो क्या है 12 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो उसको मैं सेल कर देती हूँ, तो मुझे 2 करोड़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है कैपिटल गेन। जब भी अपनी फिक्स एसेट्स को आप सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट रिसीव होता है, उसे बोलते हैं हम कैपिटल गेन। और 5वां हेड आ जाता है आपका अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज का, इन चारों हेड में जो इनकम नहीं आई है वो आप अदर सोर्सेज हेड के अंदर शो ऑफ करोगे। क्लियर दिस पॉइंट। ये होते हैं आपके 5 हेड। क्लियर हो गया होगा। सैलरी हेड के अंदर सैलरी इंक्लूड होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हाउस की प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम इंक्लूड होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर इनकम होगी वो आपकी खुद के प्रोफेशन की इनकम होगी, कैपिटल गेन के अंदर आपकी फिक्स एसेट्स को सेल करने पर जो इनकम होती है उसको इंक्लूड किया जाएगा, और अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड जाएगी। जैसे कि आपको इन सभी को छोड़ के जो भी इनकम होगी ना उसको बोला गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसको यही डिस्कस किया है कि हाउस प्रॉपर्ट, इन सभी को इनकम को ऐड करने के बाद जो भी आपको डिडक्शन मिलती है वो हो जाएगी हमारी टोटल इनकम। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब होता है पिछले साल। अब देखिए 2020-21 चल रहा है, ठीक है, फिलहाल यही चल रहा है, परंतु इस साल का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2019-20। दैट मीन्स जिस प्रीवियस ईयर होता है पिछले साल, और ये जो साल हम अगर बोले तो ये होता है असेसमेंट ईयर के अंदर। तो आपको क्या है, टैक्स पे करना पड़ता है कौन सी इनकम पे? वैसी इनकम जो आपने क्या है प्रीवियस ईयर के अंदर अर्न की है, कमाई है, उसे बोला गया है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर की इनकम है वो आपको नेक्स्ट ईयर आपको पे करनी पड़ेगी। कारण बताती हूँ कि इनकम क्या है, आपको कमाई 2019 के अंदर है, आपको पे इसका 19-20 के अंदर है, 2021 के अंदर आपको क्या है, इसको इस इनकम के ऊपर आपको क्या है टैक्स पे करना पड़ा है। कारण क्या है कि हमारा जो ईयर है 1/4/2000, मान लो कि 1/4/2019 को स्टार्ट हो गया, एंड कब होगा? 31 मार्च 2020, राइट। इस साल की इनकम यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ पे जाके खत्म हो गई। क्या आपको इसके बीच में ही पता लग सकता है कि आपकी इनकम इतनी होने वाली है? नहीं ना। इनकम का मतलब होता है कि आप कितना आपने कमाया है, उन कमाए हुए पैसों में से जितना आपका खर्चा हुआ उनको लेस करने के बाद जो बचती है उसे बोलते हैं हम इनकम, राइट। तो उस ऐसी इनकम को देखना है कि आपकी इतनी इनकम बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप बीच में तो नहीं पता लगा सकते, एट द एंड में पता लगाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि प्रीवियस ईयर का जो इनकम होती है हमें नेक्स्ट ईयर के अंदर उसके ऊपर टैक्स को पे करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चार्ज फ्रॉम एवरी पर्सन हु इज एन एसएससी। ये कहते हैं कि चार्ज किया जाता है हर एक पर्सन से जो कि क्या है, एसएससी है। एसएससी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा पर्सन जिसको टैक्स को पे करना ही पड़ेगा, ऐसे पर्सन को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसएससी के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं? एवरी पर्सन का मतलब कौन है कि कौन कौन पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं। सबसे पहली बात इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति जो सिंपल है, एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म आपने पढ़ ली है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आपने पढ़ ली है, कंपनी के बारे में भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अगला आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल मेन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, एचयूएफ भी बोल देते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। ये जितने भी पर्सन हैं इन सभी की इनकम के ऊपर टैक्स इंक्लूड लगेगा और जिसको टैक्स पे करना पड़ता है उसे बोलते हैं हम एसएससी। इतना क्लियर हो गया कि कौन कौन एसएससी के अंदर इंक्लूड होंगे, कौन कौन पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, कैसे टोटल इनकम इंक्लूड कैलकुलेट की जाती है। आगे जब न्यूमेरिकल पॉइंट करेंगे तब हम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अभी आप बिल्कुल एक ढांचे की जो स्ट्रक्चर होते हैं ना ऊपर ऊपर का, वो आप पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है हमारी इनकम के टैक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 6th पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बात है कि इनकम टैक्स के अंदर जो रेट होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट का क्या है कि इनकम टैक्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द रेट। इनकम टैक्स जो है, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो चार्ज किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? रेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। और वो रेट कैसी होती है? 2 तरह की रेट होती है, जो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होती है और एक फाइनेंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, फिनांस जिसे एक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक तो जनरल रेट होता है हमारा, एक स्पेशल रेट होता है। जनरल रेट वो रेट होता है जो नॉर्मल इनकम के ऊपर लगता है, जो एक मतलब कि कोई स्पेशल इनकम नहीं होती, और स्पेशल रेट उस पर लगता है जो स्पेशल इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। स्पेशल इनकम का मतलब है कि आपकी नॉर्मल इनकम से अलग जितनी भी इनकम हो गई वो स्पेशल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। और जो जनरल रेट होता है वो किसके द्वारा मतलब अंडर किसके आता है? फिनांस एक्ट के अंदर आता है। और जो स्पेशल रेट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है। और दूसरी बात, ये जो जनरल रेट है ये चेंज होता रहता है एवरी ईयर। दैट मीन्स हर साल कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। आज 5% है तो अगले साल 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, या फिर 4.5 भी मिल सकता है, ठीक है। बट स्पेशल रेट हमेशा फिक्स रहते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये एप्लीकेबल कहाँ होते हैं? जनरल रेट जनरल इनकम के ऊपर होते हैं, और स्पेशल जो रेट होते हैं वो स्पेशल इनकम के ऊपर होते हैं। लाइक लॉटरी की इनकम, लकी ड्रॉ, जो आपको अचानक मिल जाए ना, जो हमारी कैजुअल इनकम होती है, दैट मीन्स जो आपको अचानक मिल जाती है। जैसे मान लो किसी का
रोड पे गिरा हुआ है, आपको वो मिल गई, वो आपकी स्पेशल इनकम हो जाएगी। ठीक है, आपने लकी ड्रॉ निकाल रखा था और उसमें आप जीत गए हो, वो स्पेशल इनकम हो जाएगी। हॉर्स रेस के ऊपर बैटिंग लगा रखी थी, उस पर वो जीत गए हो, तो आपको क्या है, स्पेशल इनकम हो जाएगी। आईपीएल का मैच लगता है, उसके ऊपर आपने क्या है, पैसा लगा रखा है कि इंडिया जीतेगी, तो क्या होगा, वो आपकी स्पेशल इनकम हो जाएगी जब वो इंडिया जीत जाएगी। तो इस तरह की जो अचानक होती है, एकदम से ज़्यादा अमाउंट में जो इनकम हो जाती है, वो क्या हो जाती है, स्पेशल इनकम कराएंगे। ठीक है, अब बात हम करने वाले हैं जर्नल रेट की। जर्नल रेट, फिर हम करेंगे बात से स्पेशल रेट की। जर्नल रेट को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन के ऊपर अप्लीकेबल होता है। जनरल रेट हमारे सब पे अप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल के ऊपर भी, एओपी, बीओआई, जॉइंट हिंदू फैमिली, फर्म, कंपनी, सब पे होता है। ठीक है, बट पहले हम इंडिविजुअल का केस पढ़ेंगे। इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी आगे तक ये पूरा जो टैक्स है आप वहां तक यूज करोगे। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात की जाए तो इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी आती है, मैंने अभी बताया आपको। 3 कैटेगरी के अंदर सबसे पहला क्या आता है, जनरल पब्लिक आती है, सीनियर पब्लिक, सीनियर सिटीजन आते हैं, और लास्ट इज अ सुपर सीनियर सिटीजन। जनरल पब्लिक के अंदर कौन आते हैं, जिसकी उम्र 60 साल से कम होती है या फिर 60 साल का बंदा होता है वो, दैट मीन्स 60 साल का पर्सन होना चाहिए, और 60 साल से कम का उम्र वाले पर्सन को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जनरल पब्लिक के अंदर। सीनियर सिटीजन को हम इंक्लूड करेंगे जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर, इसके यहाँ इक्वल नहीं आएगा, 60 साल से ऊपर और 80 साल तक की उम्र के लोगों को क्या कहेंगे, सीनियर सिटीजन कहेंगे। ठीक है, और सुपर सीनियर उसे कहेंगे जो 80 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपका एग्जाम्पल मिल गया होगा कि आप जो पर्सन हो, जो खुद पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स जो हैं, तो यहाँ पे आप जनरल पब्लिक हो। ठीक है, मान लो कि आपके जो पापा मम्मी है वो 60 साल से प्लस हो गए हैं और 80 से कम है, तो वो सीनियर सिटीजन के अंदर आएंगे। और आपके जो दादा दादी हैं वो 80 से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर आएंगे। तो इंडिविजुअल की 3 कैटेगरी होते हैं, जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। अब यहाँ पे जो रेट हैं तीनों के बिल्कुल अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी कैसे क्या होता है। ठीक है, एक बार आप इसको जस्ट नॉर्मली पढ़ लो। ये कहते हैं कि जो जनरल पब्लिक होती है, इसे हम फर्स्ट क्लास भी बोल देते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या फिर जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इनकी जो पहली 2.5 लाख, मान लो कि टोटल इनकम जितनी भी है उसमें से जो पहले 2.5 लाख रुपए होंगे उनके ऊपर कुछ भी टैक्स की रेट नहीं लगेगी। हम जनरल रेट पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट नहीं लगी। अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगी, अगले 5 लाख के ऊपर 20% लगेगी, अगले जो बैलेंस बच जाएगा वो 30% लगेगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी उम्र 53 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है किस में कैटेगरी के अंदर आया है, जनरल पब्लिक के अंदर, और इसकी टोटल इनकम कितनी है, 15 लाख। और टोटल इनकम हमेशा साल की होती है, और साल से, और एक इसकी मान लो ये है हमारी 2021 की, इस साल यहाँ पे हम 2021 की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, राइट। और इसके ऊपर हमें टैक्स कब पे करना पड़ेगा, 2022 के अंदर। पता है आपको, ये होता है हमेशा प्रीवियस ईयर, और ये क्या होता है जिसके अंदर हम टैक्स पे करते हैं, वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर हम असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स पे करते हैं। ठीक है, पिछले साल की इनकम के ऊपर हम अगले साल के क्या है टैक्स पे करते हैं। कारण ये है कि आपको पिछले साल की इनकम जब तक पता नहीं चलेगी, जब तक वो साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि इसकी 15 लाख रुपए इनकम है और ये हमें टैक्स पे करना है, तो 53 साल से कम उम्र का है, 53 साल का है ये, तो 60 साल से कम उम्र का है, जनरल पब्लिक होगी। तो रेट कौन से लगेंगे कि पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आता है आप, आई होप मुझे, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ।
2.5 लाख के ऊपर क्या है 5% लगाना है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0, 25 पंजा 125, 12,500 रुपये हमारा यहाँ आ गया 2.5 लाख के ऊपर। अगले 5 लाख के ऊपर हमारा लगता है 20%, दैट मीन्स कितना हो गया 5 लाख इंटू 5%, सॉरी 20%, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल इनकम आपकी कितनी थी 15 लाख थी, राइट। उसमें से पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगा, नेक्स्ट के 2.5 लाख के ऊपर 5% लग गया है, तो टोटल कितने हो गए ये 5 लाख हो गए हैं। ठीक है, फिर अगले 5 लाख के ऊपर हमने लगा दिए तो टोटल कितने हो गए हैं 10 लाख रुपए हो गए हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ कुछ पॉइंट कि 15 लाख में से 2.5 लाख के ऊपर हो गया 5 लाख, फिर अगले हो गए 5 लाख, अभी बैलेंस कितना बचता है अपना 15 लाख में से 10 लाख गए तो बैलेंस कितना बच गया 5 लाख बच गया ना। तो नेक्स्ट के 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा 30%, जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर हमेशा 30% लगेगा। अब 30% कितना हो जाएगा इसके ऊपर 5 लाख के ऊपर हमारा 30%, 1.5 लाख। क्लियर हुआ कुछ पॉइंट। 15 लाख को हमने बाइफर्केट कर दिया, डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है, पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, नेक्स्ट के 2.5 लाख के ऊपर 5% जो कि 12,500 रुपये हमारा टैक्स बना, 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख रुपए बना, जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर 30% लगेगा जो कि 1.5 लाख आएगा। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 और 12,500 कितना हो गया 2,62,500। अब इसको कैलकुलेट अच्छे से करना क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपको क्या है आगे टैक्स लायबिलिटी बतानी होगी। ठीक है, 2,62,500 क्लियर हुआ। ये था हमारा एक ऐसे पर्सन का जो 60 साल से कम उम्र का है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लैब रेट की जो कि सीनियर सिटीजन से बिलोंग करती है। सीनियर सिटीजन के ऊपर क्या है कि पहले 3 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, अगले 5 लाख के ऊपर 20% लगेगा और जो बैलेंस बचेगा वो 30% होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो यहाँ थर्ड स्टेप तो सेम है बिल्कुल, 5 लाख के ऊपर 20% है, बैलेंस के ऊपर 30% है। यहाँ पे क्या है इनका टोटल 5 लाख था हमारा, तो इनका टोटल भी 5 लाख होगा, बट डिफरेंस ये है कि पहले 3 लाख आएगा फिर बाद में 2 लाख आएगा। आ गया समझ में। अगर लॉजिक बताऊं तो इसका 50,000 यहाँ एडजस्ट हो गया, ये 2 लाख और ये 3 लाख हो गया। हम जब ग्रेजुएशन के अंदर थे तो हमने हमारे टीचर ने इस तरह से ही हमें लॉजिक करके याद करवाया था। आपको जैसे भी सुटेबल लगे आप कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं दूं तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, एक ऐसा पर्सन है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है पर क्या है 80 से कम है, और उसकी उम्र कितनी दे रखी है मैंने 73 साल का दे रखा है, और उसकी इनकम की मैंने सेम दे रखी है 15 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले 3 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, नील होगा पॉइंट। ठीक है, अगले 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट लगेगा अभी मैंने बताया 5%, परसेंटेज सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है 5%, तो 2 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट करते हैं। ये लो 2 लाख के ऊपर 5%, मैं इसलिए कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपका नया टॉपिक है, जब आप प्रॉपर एक्सपर्ट हो जाओगे तो मैं सीधा करके दिखाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल पॉइंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, 2 लाख के ऊपर 5%। ठीक है, और 5 लाख के ऊपर होने वाला है 20% हमें टैक्स पे करना होता है। तो 5 लाख के ऊपर 20% कितना हो गया, ये हमने किया था 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख हो गया। ठीक है, और बैलेंस कितना बचे, अब यहाँ पे देखो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। टोटल कितना था 15 लाख, उसमें से मुझे कितना कितना माइनस करना है, मेरे क्या है यहाँ पर 3 लाख हो चुके हैं, 2.5 लाख हो चुका है, सॉरी 2 लाख, 5 लाख हो गया। यहाँ पे भी 10 लाख कंज्यूम हुआ है अभी तक, राइट। तो अभी कितना बचता है 15 में से जब मैं 10 को लेस करूंगी तो मेरा कितना आएगा आंसर 5 लाख। अभी बैलेंस मेरा बचा हुआ है, तो 5 लाख के ऊपर मेरा कितना लगने वाला है 30%, और 30% कितना होता है 1.5 लाख, राइट। तो यहाँ कितना बनेगा 1.5 लाख, 1 लाख, 2,50,000, 2,50,000 और 10,000 2,60,000।
अब आप ये कहेंगे कि इनकम तो सेम थी, टैक्स दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? कारण ये है कि यहाँ पर 2.5 लाख जो कि कम अमाउंट है उसके ऊपर हमें कुछ नहीं पे करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 3 लाख है जिसमें क्या है 50,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए हैं, जिसके अंदर हमें छूट मिल रही है, कुछ भी नहीं देना उस इनकम के ऊपर। तो क्या होगा, इस 50,000 का ही फर्क निकल जाएगा भाई। ठीक है, 50,000 का ही फर्क निकलेगा। आपको मैं देखो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ पे 50,000 रुपये थे ना, और यहाँ पे कितने लगे थे? 50,000 के ऊपर 5% लगे थे। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा इस 50,000 के ऊपर, तो 5% लगा दीजिए इसके ऊपर, 2500। हमारा यहाँ पे 2500 का ही डिफरेंस है, 2,60,000, और यहाँ पे कितना 2,62,500। तो 2500 रुपये का डिफरेंस इसी कारण से है कि हमारा जो है 50,000 रुपये है यहाँ पे इसका इस पॉइंट में एडजस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर छूट मिली है जो कि कम अमाउंट है, यहाँ पे 3 लाख के ऊपर छूट मिली है जो कि ज़्यादा अमाउंट है एज कंपेयर टू 2.5 लाख। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड पॉइंट जो कि अबोव 80 ईयर का पॉइंट है। इसके अंदर कहते हैं कि अगर किसी पर्सन कोई सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर आता है तो मतलब ये है कि वो थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी पहले 5 लाख की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, किसी भी तरह का उसे टैक्स नहीं देना। अगले 5 लाख के ऊपर सीधा 20% देना है, कोई 5% का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, सीधा 20% देना है। क्लियर हुआ? और जो बैलेंस बचेगा वो 30% है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी मैंने 83 ईयर ओल्ड ले रखा है और इसकी इनकम भी 15 लाख ही ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5 लाख के ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं लगेगा। इसके तो मतलब और भी टैक्स कम आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे 2.5 लाख नील था तो इसकी 2,62,500 आई, इसका 3 लाख नील था तो 2,60,000 आई, इसका 5 लाख नील है तो आई होप 2.5 से कम आएगा इसका टैक्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना आएगा? 20% हमें टैक्स करना है। तो 5 लाख के ऊपर 20% करना तो दैट मीन्स 1 लाख आना। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर बैलेंस कितना बचा? 15 लाख है। 15 में से पहले 2.5 कुछ नहीं पे किया हमने, दैट मीन्स हमारी इनकम तो लेस हो गई है यहाँ से। अगले 5 लाख के ऊपर हमने पे कर दिया, 1 लाख रुपए टैक्स बना है। तो बैलेंस कितना बचा है? ये तो टोटल 10 लाख रुपए हो गया। तो 15 लाख में से 10 लाख जब माइनस करूंगी तो मेरे कितने आएंगे? 5 लाख आएंगे। तो यहाँ पे 5 लाख 30% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 लाख बैलेंस बना। 5 लाख के ऊपर 30% लगाऊंगी तो मेरा कितना आएगा? 2.5 लाख, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख और इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2.5 लाख हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाए सुपर सीनियर सिटीजन की केस के अंदर। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते के जाते हैं उसकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो स्लैब सिस्टम होता है, इनकम टैक्स जो रेट है एक स्लैब सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट होती है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट थी। ठीक है, और हर उम्र के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट होती है। ये कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट होती है आर प्रिस्क्राइब फॉर द डिफरेंट रेंज ऑफ द इनकम। इनकम की डिफरेंट डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम क्या है बढ़ती है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब देखना इस चीज़ को आगे हम जब पढ़ेंगे कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स की लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कारण ये है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया जनरल रेट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रेट के बारे में। पढ़ने से पहले हम इनके 2 पॉइंट और कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली के रिगार्डिंग थी, फर्म के रिगार्डिंग और कंपनी के ऊपर कितना जनरल रेट लगेगा। इंडिविजुअल के केस में आ गया कि जनरल रेट इस तरह से लगेंगे, और HUF AOP BOI के रिगार्डिंग क्या होगा कि जो हमारा इंडिविजुअल का बिलो 60 वाला कैटेगरी फर्स्ट क्लास थी कि पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा, 5 लाख के ऊपर 20% लगेगा, बैलेंस के ऊपर 30% लगेगा, है ना। तो यही हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली और AOP BOI के ऊपर लगने वाला है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके करना। क्या है कि संडे के दिन हम क्या है एक लाइव क्लास रखने का पूरा कोशिश करेंगे कि आप जितनी ज़्यादा कमेंट होंगे, जितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, उतनी ज़्यादा क्या है लाइव क्लासेस का मैं प्रोग्राम सेट करने वाली हूँ अब। और दूसरी बात
कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पीडीएफ क्या है अपलोड कर रखी है मैंने, ठीक है। और जितने भी क्वेरीज हो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं वहाँ सोल्यूशन डाल सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियोस को देख के कमेंट करना और मुझे मोटिवेट भी करना है। अगर मैं दो ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो आप क्या है मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो कमेंट करके कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम ये किया, या फिर आप नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ मेरी कमियां बताओगे, जिससे क्या है मैं इंप्रूवमेंट करूंगी, कोई और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि एक टैक्स जो सब्जेक्ट है कि ये फेस टू फेस समझाने वाला वैसे सब्जेक्ट है, बट आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या फिर जैसा भी मोटिव है, तो बेटर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करूं। तो आप जैसा भी कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि दोनों तरीके से मुझे इंप्रूवमेंट करने का ही मोटिव मिलेगा, राइट। अब फर्म और यहाँ पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं, फर्म और कंपनी के लिए कितना टैक्स रेट होता है, 30% टैक्स रेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल रेट के बारे में। स्पेशल रेट क्या होता है कि ऐसा रेट होता है जो कि इनकम टैक्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाता है, प्रिस्क्राइब अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। देयर इज नो चांस ऑफ चेंज ऑफ रेट, कोई सी भी तरह की चांस नहीं होती इन्हें चेंज करने के रिगार्डिंग, ठीक है। एप्लीकेबल ऑन स्पेशल इनकम, ये केवल स्पेशल इनकम के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ स्पेशल इनकम कौन सी होती है, लॉटरी की इनकम होती है, कोई भी गेन हो जाते हैं, प्रॉफिट हो जाते हैं, गेम्स के ऊपर होती है, लकी ड्रॉ के ऊपर होते हैं, ये सारी क्या होती है स्पेशल इनकम होती है, और इनके ऊपर स्पेशल टैक्स ही, स्पेशल रेट ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जो स्पेशल रेट होता है वो केवल 3 तरह के रेट होते हैं, 20%, 30% एंड 15%। 20%, 30%, 50% ये केवल प्रिस्क्राइब है कि इनसे अलग क्या है नहीं लगने वाला। और ये कैसे कैसे लगेंगे, एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है ऐसा गेन जो क्या है आपको लंबे टाइम की संपत्ति, जो मतलब कि लॉन्ग टाइम की कैपिटल के ऊपर मिला है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल वो होता है जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अलग से आगे सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन 11A और सेक्शन 11(2)A, ये इनको डिस्कस किया गया है, ठीक है। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हम आप थोड़ा सा समझ ले। और सेक्शन जो टैक्स रेट 30% जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, हमारे विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, टीवी गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, कार्ड गेम, इन सभी जितने भी गेम हो इनसे आने वाले इनकम जो क्या है उनके ऊपर 30% लगेगा। आपको स्पेशल मेंशन दिया जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इनके ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर थोड़ा सा लिंक रखिए। ये शॉर्ट टर्म है तो थोड़े समय के लिए तो थोड़ा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 15%, और लॉन्ग टर्म है 20%, और 30% इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि ये जो क्या है ज़्यादा अमाउंट में होता है, एकदम से होने वाला होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक पॉइंट समझना ज़रूरी है यहाँ पे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की आगे जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट पढ़ेंगे कि सैलरी हेड पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ने वाले, तो उसमें इस तरह के केस बहुत आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जब पिछले साल बैचेस लिए थे तो उस टाइम पे मैंने ये पॉइंट बेसिक में नहीं समझाया था, तो आगे जाके बहुत दिक्कत दिया था मुझे, तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहते हैं। एक पर्सन है जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 8,30,000 रुपये, ठीक है। और उसकी टोटल इनकम क्या है, अलग अलग तरह से है, उसकी जनरल इनकम भी उसके अंदर इंक्लूड है और उसकी स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है। वो मुझे मेंशन की गई है क्वेश्चन के अंदर कि लॉन्ग टर्म जो इनकम है और लॉटरी की इनकम दी गई है। लॉन्ग टर्म की इनकम कितनी है, मेरे पास 2.5 लाख रुपए है, और लॉटरी की इनकम है मेरे पास 3.5 लाख, 3,50,000, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म इनकम के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर 20% लगता है, क्लियर। लॉटरी के ऊपर 30% लगता है, ठीक है जी। तो हमारी होगी जो स्पेशल इनकम ही 2.5 लाख और 3.5 लाख। बट जनरल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 8,30,000 रुपये थे, इसमें से 2.5 लाख और 3,50,000 रुपये माइनस कर देंगे, तब हमारी क्या आएगी, जनरल इनकम आएगी। जनरल इनकम आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। स्पेशल इनकम में से टोटल इनकम लेस कर देना, तब क्या आ जाएगी, हमारी जनरल इनकम आ जाएगी। जनरल इनकम आ गई हमारे पास 2,30,000। अब मैंने आपको जब
जनरल रेट पढ़ाए थे, तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल के केस में, और जो ऐसा पर्सन जो क्या है 60 ईयर से बिलो है, उस कैटेगरी के अंदर उसकी एग्जम्पशन लिमिट, दैट मीन्स उसको छूट कितने की मिल रही थी, पहले 2.5 लाख के ऊपर मिल रही थी ना। तो पहले 2.5 लाख तक उसकी क्या है, किसी भी तरह का उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इसकी इनकम 2,30,000 हो गई है, तो ये तो क्या है, एग्जम्पशन लिमिट से क्या हो गया, कम हो गया। हमारी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। तो इन दोनों से क्या है डिफरेंस, हमारी कम इनकम बन रही है, हमें तो टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो बात ये उठती है कि ये तो 2.5 लाख 2,30,000 हो गया, ये 2,50,000 हो गया, तो जो बीच का डिफरेंस है इसकी तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा। यही बात तो है ना कि क्योंकि हमें इतने की छूट मिल रही है, हमारे पास इनकम ही इतनी है, तो जो 20,000 रुपये है इसको एडजस्ट कहाँ करेंगे। अगर आपके पास कोई इनकम है तो इसको एडजस्ट करेंगे हम सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। क्लियर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर करेंगे, लॉटरी के अंदर कभी भी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर उसे एडजस्ट करेंगे, या फिर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मैं इसका आपको ये तो पता लग गया कि लॉटरी के अंदर क्या है ये तो 30% लगता है, जिसके ऊपर क्या है किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता है, कोई भी रिमेनिंग जो अमाउंट जो है उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है लॉटरी के अंदर। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लॉटरी और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल के समझाती हूँ। मैंने ये कहा है कि जो इस लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक बार हम इसको एडजस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, एक बार हम एडजस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, देखेंगे टैक्स लायबिलिटी कहाँ क्या है, किसकी कम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको लॉन्ग टर्म के अंदर एडजस्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरे पास 2.5 लाख रुपए किसकी इनकम थी, लॉन्ग टर्म की थी, तो यहाँ पे 20,000 रुपये मैंने इसके अंदर एडजस्ट किए, तो यहाँ पे कितनी इनकम बची है, 2,30,000 के ऊपर। अब मेरी क्या है 20% जो इसकी टैक्स रेट अप्लीकेबल होगी वो कहाँ पे होगी, 2,30,000 के ऊपर होगी, राइट। तो 2,30,000 के ऊपर जब मैं 20% अप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 46,000 आएगा। क्लियर। और शॉर्ट टर्म इनकम हमारी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर तो हमने एडजस्ट नहीं किया, तो सारी की सारी जो बची हुई इनकम है वो एज इट इज़ के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। तो 3,50,000 के ऊपर 15% लगेगा। ठीक है, कितना आ गया, 52,500। तो अब ये देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गया, टोटल टैक्स कितना हो गया, 46,000 प्लस के 52,500, कितना हो गया टोटल 98,500। एक तो हमारी टैक्स ये बनी जब हमने लॉन्ग टर्म के अंदर एडजस्ट किया था। ठीक है, और दूसरा जब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर, जब मैं इसको मैंने बाइफर्केट कर रखा था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर 20% लगता है एज इट इज़ 2.5 लाख के ऊपर। अब सीधा 2.5 लाख के ऊपर 20% रहेगा, तो 50,000 रुपये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गया, क्योंकि अब मैं 20,000 रुपये इसमें एडजस्ट करने वाली हूँ, तो 20,000 रुपये मैंने इसमें से लेस कर दिया, तो कितना आ गया, 3,30,000 रुपये, राइट। अब 3,30,000 के ऊपर कितने परसेंट लगेगा, 15% लगेगा, और 3,30,000 के ऊपर 15% लगाने के बाद 49,500 आ गया। तो यहाँ पे 50,000 हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई है, 50,000 प्लस के 49,500, कितना हो गया, 99,500। अब ये देखिए कि जब मैंने लॉन्ग टर्म के अंदर एडजस्ट किया था मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 98,500, और जब मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर एडजस्ट किया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 99,500। मुझे किस में फ़ायदा होगा, मतलब आपको जो टैक्स पे कर रहा है उस एसएससी पर्सन को किस में फ़ायदा होगा, 98,500 में होगा या फिर 99,500 में होगा, 98,500 में होगा, क्योंकि वो कौन चाहेगा कि मेरी जेब से 1,000 रुपये ज़्यादा निकले, कोई नहीं चाहता कि वो ज़्यादा टैक्स पे करे। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे टैक्स रेट जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट की जो एडजस्टेड अमाउंट होती है, रिमेनिंग अमाउंट होती है, वहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में करते हैं एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म। दोनों में कर सकते हैं, पर बेनिफिट हमारा एक एसएससी का बेनिफिट किसके अंदर होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर उसकी टैक्स जो रेट होती है वो हाई होती है। वो मैंने आपको प्रॉपरली डिफाइन करके बता दिया, आपको पॉइंट ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे एडजस्टेड अमाउंट को रिमेनिंग अमाउंट को एडजस्ट करती है। तो यहाँ पे थ्योरी के पॉइंट इंपॉर्टेंट जो नोट बना हुआ है मेरा कि इफ अ जनरल इनकम लेस देन एग्जम्पशन लिमिट, अगर जनरल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, अब यहाँ पे हमने 2.5 लाख का एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल हमारा 3 लाख का भी हो सकता है, जो कि हमारी सीनियर सिटीजन के अंदर था, और सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर एग्जाम्पशन लिमिट हमारी कितनी होती है, 5 लाख की। पहले 5 लाख के ऊपर कुछ नहीं टैक्स पे करना होता है।
अगर अपनी जनरल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है, ये लिमिट हो गई है, ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि दैट द एग्जेम्पशन कैन नॉट क्लेम्ड फ्रॉम द जनरल इनकम। जो एग्जेम्पशन है वो हमारी जनरल इनकम से पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। इन सच ए सिचुएशन, इस केस के अंदर द रिमेनिंग अमाउंट कैन बी क्लेम फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन। क्या है, इस केस के अंदर जब हमारी अमाउंट क्या है बच जाएगी तो उसे किसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, किसके अंदर क्लेम कर देंगे, हमारी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमारे दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम द कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में से नहीं होगी। कैजुअल इनकम कौन सी होती है, जिसके ऊपर 30% लगता है रेट और जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं लॉटरी, लकी ड्रॉ, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसिंग एक्सेट्रा, ये सारे गेम होते हैं, राइट। तो ये आ गया होगा समझ में कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन केस आपको उम्र नहीं दे रखी है, 60 साल का है, 80 का है, 83 का है, 90 का है, 95 का है, कैसे भी है, अगर आपको उम्र नहीं दे रखी, एज नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि वो पर्सन बिलो 60 ही है, दैट मीन्स वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है। इफ द एज इज नॉट मेंशन देन द ऑलवेज एज्यूम्ड बिलो 60 ईयर, ठीक है। और इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंस पर्सन कौन होता है। वैसे मैं आपको वही बता देती हूँ कि रेजिडेंस पर्सन वो पर्सन होता है जो भारत का निवासी होता है। भारत के अंदर रहने वाले लोगों को रेजिडेंट कहते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन का रेजिडेंस स्टेटस नहीं बता रखा कि हम पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि टैक्स हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब वो पर्सन इंडिया का रहने वाला होगा। आगे हमारा 3rd चैप्टर है रेजिडेंस के ऊपर, उसके अंदर हम डिस्कस कंप्लीट करेंगे। बट आप यहाँ समझ लीजिए कि इफ़ द रेजिडेंस स्टेटस इज नॉट गिवन, अगर रेजिडेंस स्टेटस नहीं दे रखा देन हमेशा क्या मानेंगे, रेजिडेंट ही मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्लैब रेट अप्लाइकेबल होगी। ये हो गया हमारा जनरल रेट और हमारा स्पेशल रेट। यहाँ पे पॉइंट हो गया वो क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिबेट ऑफ द इनकम टैक्स।